एशिया के आप बोर्ड मेंबर हैं, आप सेक्रेटरी सुसाइडोलॉजी सेक्शन वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर सोशल साइकेट्री में आप सेक्रेटरी भी हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया सर। आप इतने व्यस्त रहते हैं फिर भी विलम्ब रात आप यहाँ आए हमारे आग्रह पर। तो मैं बिना किसी देरी किए इस सत्र की शुरुआत मैं करता हूँ। आरंभ में संस्कृति जी लगभग 15 मिनट 20 मिनट जो भी अपनी बात रखेंगी, फिर विभा जी और उसके बाद हम विनय जी को सुनेंगे। माइक सौंपने से पहले बस 2 बातें मैं विषय के संदर्भ में कहना चाहूँगा कि जब हम इसकी पूरी योजना बना रहे थे तो आदरणीय प्रिंसिपल सर से एक चीज़, चूँकि वे हिंदी के हैं और न सिर्फ हिंदी के हैं, तमाम विषयों में हम लोगों से कुछ अलग दृष्टि और बेहतर आयाम रखते हैं। तो जब आपका बॉस आपके विषय का ना हो तो आप कुछ भी कर लीजिए, चल जाएगा। अगर फिजिक्स के रहते तो कुछ भी कर लीजिए, क्या पता है। लेकिन चूंकि हिंदी का मामला है तो एक चीज़ सतर्कता से आपको चलनी पड़ती है। और ये जितना जो योजना बनी है, एक चीज़ हम उनको दिखाते रहे, वो सलाह देते रहे और फिर उन्होंने ही कहा था कि एक सत्र आप इस तरह का डिजाइन कीजिए। 14वीं शताब्दी में अभी 2 दिन से चर्चा हुई है। विद्यापति ने स्त्री को अनेक रूपों में चित्रित किया और पिछले 2 दिनों से हम लोगों ने जो विमर्श किया है कि कोई भी जो आइकन है उस पर खुल करके बात होनी चाहिए। आप उसे मूर्ति बना करके अगर कैद कर देंगे चौराहों पर तो फिर बहुत दिनों तक जो उनके विचार हैं और उनके जो योगदान है वो खास करके स्थायी नहीं हो पाएंगे। तो विद्यापति 14वीं शताब्दी में किस तरह से स्त्री के मन को पढ़ रहे थे या न भी पढ़ रहे थे, समझ रहे थे या न भी समझ रहे थे, क्या थे, उस पर ये सत्र समर्पित है। तो मैं बिना देरी किए मैं अध्यक्ष जी को सौंप रहा हूँ ये मंच। बहुत आभार। मैं तो यहाँ वक्ता की हैसियत से ही आया था लेकिन यहाँ पहुँच, ये एडिशनल है, वक्ता तो है ही सर, एडिशनल चार्ज है, ये अतिरिक्त प्रभार। तो अतिरिक्त प्रभार के लिए बहुत आभार। शायद मैं इसके लिए अपने को उतना योग्य नहीं मानता हूँ। मेरा ख्याल है कि विश्वविद्यालयों में कोई कार्यक्रम हो तो उसकी अध्यक्षता वही करें जिनका संबंध विश्वविद्यालय से हो, क्योंकि विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, विश्वविद्यालय में जो अध्यापन का तरीका है और विश्वविद्यालय में जो शोध की विशद परंपरा रही है, उसको शायद हमारे जैसे डॉक्टर्स समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अब अतिरिक्त प्रभार है तो काम चलाना होगा। तो एक तरह का एडवोकेज्म के भाव में ही मैं हूँ अभी। और बस समय बिना बर्बाद किए हुए मैं संस्कृति मिश्र जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विनय सर, विभा मैडम, ज्ञानतोष सर मंच पर उपस्थित हैं और सभा में आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। एक तरह से अच्छा हुआ कि मुझे पहले बुला लिया, क्योंकि 2 धुरंधर बैठे तो मैं इन 2 पार्टों में पिस जाती। तो अच्छा है कि पहले ही साइड कर दिया गया मुझे। सबसे पहले मैं ARSD कॉलेज, यहाँ के प्राचार्य और श्री धर्म सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यह मंच दिया। अब मैं सीधे विषय पर आती हूँ। सत्र का नाम रखा गया कि विद्यापति के साहित्य में स्त्री संवेदना और स्त्री मनोविज्ञान। हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं और 14वीं सदी की बात हम करें तब विद्यापति वहाँ उपस्थित हैं। ऐसे बहुत से पहलू हैं जिन्हें या जिन पर बात करने में आज के लेखकों को भी संकोच होता है, वो नहीं कहना चाहते। लेकिन 14वीं शताब्दी में विद्यापति उन मुद्दों को उठाते हैं कि स्त्री के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस मनोविज्ञान को समझने की चेष्टा करते हैं।
मध्यकाल या भक्ति काल की बात करें तो मैं जितना पढ़ती हूँ, मैंने एमए हिंदी से किया है, तो कोई खास मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है हिंदी साहित्य की, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उसमें मुझे दो ही जो रचनाकार हैं वो ऐसे नज़र आते हैं जो स्त्री विषयक जो मुद्दे हैं उन पर बात करते हैं। पहले हैं अमीर खुसरो और दूसरे मुझे दिखते हैं विद्यापति। अमीर खुसरो ने जो स्त्री पीड़ा और दुर्दशा की बात की है उसमें मुझे उनकी एक पंक्ति याद आती है कि वो कहते हैं, हम तो बाबुल तोरे खूंटे की गैया जित हाके हक जई हैं। मतलब स्त्री की जो स्थिति है वो एक गाय के बछड़े जैसी है, उससे ज़्यादा का वजूद नहीं है। जहाँ जिस खूंटे से जब बांध दिया जाएगा वो वहाँ के लिए चल देगी। तो दूसरी ओर विद्यापति कहते हैं, जुवती भय जन्मे जनु कोई। स्थिति जरूर ऐसी रही होगी क्योंकि कोई भी लेखक, रचनाकार, कवि, कथाकार जिस समय में जी रहा होता है उसके आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं उन्हीं से वो प्रभावित होकर रचना करता है। और जरूर उस समय ऐसी स्थिति रही होगी कि उन्हें यह कहना पड़ा कि अगर जन्म हो तो युवती के रूप में ना हो। हम भक्ति काव्य की अगर बात करें तो उस समय कबीर भी हैं, तुलसी भी हैं, लेकिन वहाँ उन लोगों ने कबीर में वैराग्य है तो वो कहते हैं कि वो तो नरक का कुंड ही कह बैठते हैं, कि वो कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में जो स्त्री है वो अवरोधक का कार्य करती है। तुलसीदास कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि वो कहते हैं कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, लेकिन दूसरी ओर यह भी कह देते हैं कि वह नारी को सहज अपावन कह बैठते हैं। अब मैं 21वीं सदी में आऊं तो एक कंसेप्ट है मैरिटल रेप का। मैं एडवोकेट हूं और ऐसे मुद्दे मैं अक्सर कोर्ट रूम में देखती हूं। ऐसा नहीं है कि मैरिटल रेप का कंसेप्ट 21वीं सदी में आया है, ये शुरू से रहा है। न तब आवाज उठाई अधिक लोगों ने, न आज उठ रहा है। सेक्शन 375 है आईपीसी में, जो पहले आईपीसी हुआ करता था, हम गवर्न होते थे आईपीसी के थ्रू। आज हम बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के थ्रू गवर्न हो रहे हैं 2024 से, जुलाई से। तो उसमें जो सेक्शन 375 था आईपीसी का, वही रिप्लेस किया गया बीएनएस में 63 में। और उसमें यह कहा गया कि यदि कोई पति अपनी पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध स्थापित करता है तो उसे हम मैरिटल रेप की कैटेगरी में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उस कॉग्निजेंस को हम नहीं लेंगे। लेकिन स्थिति ये है कि चाहे युग जो भी हो, जबरदस्ती किसी को पसंद नहीं होती। और स्त्री मन ऐसा है कि अगर कोई हमें इच्छा है या हमें मंजूर है, सामने वाला व्यक्ति वो हमें स्पर्श करेगा, हम उससे प्रेम करते तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको कहते हैं ना एक सिक्स्थ सेंस होता है स्त्री में, कि उसको कोई कुदृष्टि से देख भी ले तो उसे आभास हो जाता है कि मुझे यह गंदी नज़र से देख रहा है। तो उस समय जो स्त्रियां, जो बेमेल विवाह होते थे, बहुविवाह होते थे, उन पर क्या गुजरती होगी वो विद्यापति ने अपनी कविताओं में कहा है, अपने पदावली में कहा है। मैं कुछ पद यहाँ पर उपस्थित कर रही हूँ। विद्यापति युगीन मिथिला समाज में अनमेल बहुविवाह और तद्जन्य स्त्री का दैहिक उत्पीड़न स्त्री दुख का महत्वपूर्ण कारक रहा है। सामंती समाज में स्त्री को मात्र जो है उपभोग की वस्तु माना गया है और पुरुष जो है वो बहुविवाह करने के लिए फ्री थे, जितना मन चाहे। मैंने तो कुछ उदाहरण सुने कि लोग 54 विवाह करते थे। अब सोचिए, जो व्यक्ति 54 विवाह करेगा वो उसे अपनी कितनी पत्नियों के नाम याद होंगे, कितने बच्चों के नाम याद होंगे। और हो सकता है कि जो स्त्रियां मतलब विवाह करती हैं, एक बार के बाद वो दोबारा मिली भी ना हो, उन्होंने देखा भी ना हो कि उनका पति कौन है, उनका ससुराल कहाँ है, क्या है। तो ये स्थितियां थी उस समय में। और विद्यापति कहते हैं कि हे कृष्ण सुनो, संभोग के दुराग्रह से नायिका नहीं जी सकती। एक पद है, एके अबला ओके सहजक छोटी, कर धरैते करुणा कर कोटि।
आकम नाम रहे ही हारी, जान करिवर तर खसली पौनारी। कि जब उसका पति अगर विवाह हुआ है और किसी बड़े मतलब उम्र में जो बड़ा है व्यक्ति उससे विवाह हुआ है, छोटी कन्या है उम्र में, तो उसकी क्या मनस्थिति रही होगी, क्योंकि उसका तो मानसिक विकास हुआ ही नहीं है, वो चीजें समझ ही नहीं रही है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो उसके पाँव को पकड़ती है कि मुझे छोड़ दिया जाए, वो ये गुहार करती है। दूसरी ओर विद्यापति का संबंध जो है कुलीन परिवार से है, और कुलीन परिवारों में क्या है कि पर्देदारी बहुत थी, जरूरत से ज्यादा थी। खुली आंख से संसार को देखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था कि स्त्री को वो स्वतंत्रता है कि वो अपने मन के मुताबिक पहन सके, ओढ़ सके, बोल सके, चल सके। तो वो जो वहां पर पाबंदियां थी, विद्यापति ने उनका जो है चित्रण अपनी पदावली में किया है, और उसी में वो कहते हैं कि जन्म होय जनु जौ पुनि होई, जुवती भय न जन्मे जनु कोई, होई जुवती जनु हो रसमंती, रसो बुझे जनु हो कुलमंती। मतलब कि अगर एक तो युवती का जन्म ना हो, और अगर युवती के रूप में जन्म दे दिया ईश्वर ने, तो वो एक कुलीन परिवार में ना हो, वो सुंदर ना हो, यानी एक तरह से अभिशाप ही माना है उन्होंने। स्त्री के जो जन्म है उसको उन्होंने अभिशाप की तरह जो है इंगित किया है अपनी इस पदावली में। अब हम अगर प्रेम की बात करें तो विद्यापति की जो रचनाएं हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि विद्यापति श्रृंगारिक कवि हैं, और मोस्ट ऑफ द हम जब पीजी में पढ़ रहे थे तो हमें भी यही मतलब कहते थे कि घोर श्रृंगारिक कवि हैं, श्रृंगारिक हैं, लेकिन उस समय के जो सामयिक मुद्दे थे वे भी वो उठा ही रहे थे। चाहे वो बेमेल विवाह की बात हो, जो शिव का और पार्वती का विवाह है, वो कहते हैं कि जो पार्वती की माता हैं, जब बारात लेकर शिव आते हैं तो वो कहते हैं गे माई हमने रहब यही आंगन, जो बुढ़ होयत जमाए। मतलब वो मेरी बेटी इतनी सुंदर है, इतनी रूपवान है, और ये जो पति आया है इसे ब्याह नहीं, कितना कुरूप है, न इसके कुल खानदान का पता है, न घर है इसके पास, मेरी बेटी इसके साथ जाएगी तो कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, इससे तो कोई सुख ही नसीब नहीं होगा। इससे बेहतर है कि या तो मैं इसको लेके यहाँ से भाग जाऊं, और या फिर कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूं। तो माँ का जो मनोविज्ञान है, मैं मिथिला से हूँ, आज भी हमारे यहाँ कहते हैं कि कने अगर किसी की लड़की की शादी करनी है तो लोग क्या कहते हैं, ये नहीं कहते कि लड़का देख दो, लोग कहते हैं कि एक टानी घर बर देख न दिया। मतलब लड़के की तो है वहां पर जरूरत, लेकिन लड़के से भी प्राथमिकता दी जाती है ज्यादा कि उसका घर अच्छा हो, अर्थ अच्छा हो, ताकि मेरी जो बेटी है वो सुख सुविधा के साथ वहां रह सके। उस स्थिति में हम मैना की उस मतलब स्थिति को समझ सकते हैं जो विद्यापति अपने गीत के माध्यम से कहते हैं। मुझे समय एक्चुअली बहुत कम मिला था, सर ने मुझे देर रात कहा कि आपको यह विषय तैयार करना है, इसलिए मुझे पन्ने ज़्यादा पलटने पड़ रहे हैं, मैं बहुत कम लिख पाई हूँ, तो कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ें कहना चाहती हूँ उन्हें समेट लूँ। अब हम अगर मध्यकाल में, जब मध्यकाल की बात करते हैं, विद्यापति की बात करते हैं, तो प्रेम पर जो है वहाँ पर बहुत पाबंदियाँ थी। प्रेम पर देखिए, समय वो था, आज भी एक अंतरजातीय विवाह हो जाता है तो उसको एक विवाह की तरह लोग नहीं देखते हैं, वो जातीय जो विडंबना है वहाँ पर वो यथावत बनी हुई है। चाहे लड़का डॉक्टर हो, लेकिन अगर लड़की उच्च जाति से बिलोंग करती है और लड़का छोटे जाति से बिलोंग करता है, तो उन्हें ये मायने नहीं करता कि मेरी बेटी अगर एक डॉक्टर के साथ रहेगी तो सुखी रहेगी। अभी दरभंगा में एक कुछ दिन पहले घटना हुई है। ठीक है कि एक उम्र होती है, विवाह की एक उम्र होती है, समझ नहीं होती, परिपक्वता उम्र के साथ आती है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि अगर मैं अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से करूं, वो दरिद्र है तो वो सुखी रहेगी, यह तो संभव नहीं है। दरिद्र है तो उसका जीवन उसी दरिद्रता में बीतेगा। लेकिन अगर कोई दूसरी कास्ट में जा रही है लड़की, और परिवार अच्छा है, अच्छा इस अर्थ में कि शिक्षा है वहाँ पर, स्वतंत्रता है वहाँ पर,
सम्मान है वहाँ पर, तो उसमें कोई खराबी नहीं है और समाज को इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हम मनुष्य हैं। जाति तो हमने अपने कहते हैं सुख सुविधाओं के हिसाब से हमने जातियों का निर्माण गठन कर दिया कि भाई ये आदमी है, ब्राह्मण ये करेगा, वैश्य ये करेगा और शूद्र ये करेगा। लेकिन वो चीज़ तब भी हावी थी और अब भी हावी है। तो उसी पर जो है विद्यापति की जो कुछ पंक्तियां हैं कि वयस्क प्रेम से दूसरे की इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं होता है वयस्क प्रेम। विद्यापति ऐसे समाज का यूटोपिया खड़ा करते हैं जिस समाज में प्रेम पर बंदिशें ना हो, प्रेम उन्मुक्त हो, उसे किसी तरह से दबाया ना जाए। विद्यापति की नायिका ऐसा प्रेम चाहती है जो दूसरे के वश में ना हो, और अगर किसी कारण परवश हो भी तो वो विचारवान हो। कारण यह कि विचारवान पति की पत्नी को पराजय नहीं झेलनी पड़ती है। इसमें एक पद है, मिली ही समीनागर रसधार, परबस जनु हो हम होए हमर प्यार, होई हाँ परबस बूझ विचार, पाए विचार हार कनून नारी। और दूसरी ओर जो है उस समय में ही विद्यापति की जो राधा है, उस राधा की बोल्डनेस को वो अपनी पदावली में दिखाते हैं कि एक ओर जहाँ प्रेम पर इतनी बंदिशें हैं, दूसरी ओर जो है राधा है वो यहाँ तक कहती है कि गुरुजन दुर्जन परिजन बारी, ना गुनल लाघव कुल के गारी, जीव कुसुम कै पूजल नेह, भरी डबकल अब तोहर सिनेह। तात्पर्य यह कि जिसमें नायिका का अदम्य साहस दिख रहा है, निर्भीकता का परिचय देते हुए विद्यापति कहते हैं कि गुरुजन दुर्जन परिजन को छोड़कर अपनी हीनता कुल को गाली दी जाएगी, इसकी चिंता भी मुझे नहीं है आपके प्रेम में। तो वो बोल्डनेस आज भी नहीं है, बहुत लोगों में नहीं है। प्रेम तो होता है, ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं होता है। हम यूनिवर्सिटी में ही बहुत कुछ देख लेते हैं, प्रसंग तो यहाँ भी बहुत उठते हैं और मुद्दे यहीं से उठते हैं, क्योंकि जब बच्चे 12th पास आउट करके आते हैं वो 17 साल की उम्र होती है, 16-17 साल। अट्रैक्शन को भी प्रेम समझ बैठते हैं। अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है, किसी ने तुमसे 4 प्रश्न पूछे, तुमने खाना खाया, तुमने ये कर लिया, तुम्हें नोट्स चाहिए, वह भी वो प्रेम ही समझ लेते हैं। तो वहाँ गलतियाँ ज़्यादा वही होती हैं। आज जब कोर्ट का माहौल देखती हूँ तो यही लगता है कि गलतियाँ, आज की स्थिति बात करूँ तो जितना मतलब अबला नारी को दिखाया जा रहा है उतनी अबला नारी है नहीं, वास्तविकता है ये। क्योंकि ऐसे ऐसे मुद्दे सामने आते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में, इस 21वीं सदी में मुझे स्त्री विमर्श की जरूरत नहीं है, पुरुष विमर्श करना चाहिए हमको। स्थिति यहाँ तक रहती है कि पुरुष जो है कुछ ना करे। देखिए हमारे यहाँ एक सामाजिक मर्यादा बनाई गई कि हमको लिविंग में नहीं रहना है, हमको ये नहीं करना है, हमको वो नहीं करना है, लेकिन कोर्ट उसको अलाउ करता है। कोर्ट अपने विवेक से काम करता है, समाज अपने विवेक से चलता है। अगर हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आज मैं इस कैंपस से बाहर जाऊं और कहीं लिविंग पर बात करूं तो मेरे विषय में भी, भले मैं लिविंग में रहूं या ना रहूं, अगर मैं उसको प्रमोट कर रही हूँ या उस पर चर्चा कर रही हूँ, इसका तो चाल चलन ठीक नहीं है। लिविंग को प्रमोट कर रही है, समाज में जो है विभत्सता का प्रसार कर रही है। तो ये सोच जो है बहुत घातक सोच है। और चूंकि एक एडवोकेट हूँ तो ये भी देखती हूँ कि महिलाएं आजकल क्या कर रही हैं कि 6-6, 7-7 साल लोग लिविंग में रहते हैं। अब तो अलाउ भी कर दिया है हमारे देश में, इसको कोई जुर्म नहीं है ये। और 6-6, 7 साल बाद वो आती हैं। अगर मान लीजिए कार मांगा, अब कृष्ण मोहन झा सर जैसे अगर व्यक्ति हों, अच्छे हैं, देखने में गुड लुकिंग हैं, पैसे वाले भी हैं, तो वो आएगी, कहेगी कि मुझे कार चाहिए। अब सर कहेंगे कि नहीं, कार तो नहीं है मेरे पास में। हाहाकार मच जाता है उस पर। और ऐसे ही सीधे लोग फंसते हैं, ये वास्तविकता है। ऐसे ही सीधे लोग उसका शिकार होते हैं। अब आप इसको जो समझिए, जो मुझे लगा मैं वो बता रही हूँ, जो मैं फेस कर रही हूँ। और तब आता है कि कोई ऐसा में कोई चिटपुंजिया वकील अगर आपके हाथ लग जाए तो वो कहेगा अरे उसको तो कंसल्टेशन फीस चाहिए होती है, वो 15,000 कंसल्टेशन में बनाएगा, फिर केस फाइल करेगा तो हियरिंग में कमाएगा।
तो वो क्या होता है कि उसको कहते हैं कि इसको रेप में फ्रेम कर दिया जाए। रेप का एलिगेशन जो है वो फ्रेम किया जाता है और उसके बाद प्रोसीजर आप जानते ही हैं, ठप्पा चाहे स्त्री पर लगे या पुरुष पर लगे, वो घातक दोनों के लिए होता है। और ऐसे में आज की स्थिति में परिवारों की स्थिति खराब हो रही है, बसे बसाए परिवार उजड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि जब दो लोग लिविंग में रहने जाते हैं तो उसमें अकेला पुरुष नहीं जाता है, स्त्री भी तो जाती है, तो दोषी अकेला पुरुष क्यों है? लेकिन कोर्ट इसको नहीं मानता है। आपने डोमेस्टिक वायलेंस आजकल इतना बढ़ गया है कि डोमेस्टिक, मैंने जोर से बोल दिया, अरे 5 किलो सर्फ क्यों खर्चा हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस है। कोर्ट की त्रासदी बता रही हूँ, मैं वहाँ काम करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि सब छोड़ देना चाहिए मुझे। मैं विद्यापति से थोड़ा आउट हो गई हूँ, मुझे पता है लेकिन त्रासदी यही है। तो मेन मुद्दा यही था कि विद्यापति ने अपने काव्य में चाहे वो स्थिति की जो दुर्दशा थी उस पर भी बात की, प्रेम के प्रति उसकी बोल्डनेस भी कही, और जबकि पार्वती चाहती थी कि शिव से उनका विवाह हो, मैना नहीं चाहती थी। उनका रूप देखकर उनको नहीं लगता था कि मेरी बेटी के योग्य नहीं है। पार्वती विवाह करती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा विवाह हो जाता है और जो पति है वो अपने परिवार की उस तरह से देख रेख नहीं करता है। उसी को संदर्भित करते हुए पार्वती के माध्यम से विद्यापति ये कहते हैं कि बड़ दुख भेल शिव तोर नगरी। तो मतलब एक पत्नी जब विवाह करके एक लड़की कहीं पत्नी बनकर जाती है तो उसका क्या रहता है कि मतलब उसको एक सिक्योरिटी होती है, और हर लड़की अपने पति में अपने वो हर लड़की के लिए जो उसका पिता होता है वो उसका सुपर हीरो होता है। आज की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो वो पति में वैसे ही गुण चाहती है कि जिस तरह से एक पिता अपनी पुत्री को संभाल कर संवार कर रखता है, सुखी रखने की चेष्टा करता है, पति भी वैसे ही उसकी देखभाल करे। तो उसी को उद्धृत करते हुए ये जो पंक्ति मैंने कोट की कि बड़ दुख पाओल तोर नगरी, उसी से मतलब संबद्ध किया है मैंने। और अंत में करती हूँ कि प्रेम के लिए जो उन्होंने कहा है, एक उनका एक पद है कि निय कुल परिहरि आयल कमल मुखी, परिहरि निय परिवार, तो अनुराग राग मद मातल किछु न गुनल वर नारी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा विषय नहीं था, लेकिन जब एक दायित्व दिया जाता है तो उसको पूर्ण करने की चेष्टा मैंने की। जितना मुझे समझ में आया रात भर में उतना मैंने आपके पास रख दिया। धन्यवाद। असल में मैं फिर भूल गया था कि अध्यक्षता मैं कर रहा हूँ और मुझे अगले वक्ता को आमंत्रित करना है। हमारे बीच डॉक्टर विभा कुमारी, जिनका और मेरा ख्याल है कि विद्यापति को सांगोपांग पढ़ने वाले जितने भी लोग यहाँ हैं उनमें से विभा कुमारी जी जरूर एक हैं, और इन्होंने इतना काम किया है हिंदी कविता के क्षेत्र में और खास करके मैथिली साहित्य में और विद्यापति पर, तो जाहिर है कि आज की मुख्य वक्ता विभा कुमारी जी ही हैं, और हम लोग सब उनको सुनने के लिए बैठे हैं। धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर विनय सर, डॉक्टर श्रीधरन सर और हमारी साथी वक्ता संस्कृति मिश्र, सामने बैठे हुए बजरंग बिहारी तिवारी सर, कृष्ण मोहन सर, नीलाव सर, इधर मैं देख रही हूँ रूबी मैडम को और मिहिर सर को। मतलब मित्रों के बीच होना और इतने गुणी जनों के बीच होना ये मेरा सौभाग्य है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि पुरानी मित्रता जब निभाई जाती है और बुलाया जाता है, आमंत्रण मिलता है, तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होती है। ARSD कॉलेज से कुछ नहीं तो 15 साल पुराना नाता है, और इस नाते मित्रों के बीच होना मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। और विद्यापति के काव्य में यदि स्त्री मनोविज्ञान का पक्ष हम लोग रखना चाहें तो ये सोचने की बात है कि 21वीं सदी में जब हम लोग आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता से भी आगे निकल चुके हैं तो पुनर्पाठ का दौर आरंभ हो गया है। पुनर्पाठ का दौर इसलिए आरंभ हो गया है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जब गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं हुई थी, गुरुत्वाकर्षण था तो तब भी, इसी तरह से जब विद्यापति लिख रहे थे और तब जिन थ्योरीज को, जिन सिद्धांतों को हम नहीं जान रहे थे,
उन सिद्धांतों को अब हमें विद्यापति के काव्य में नए सिरे से ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि 14वीं शताब्दी का एक कवि जो इतनी दूर दृष्टि रखता हो, उसके काव्य का पुनर्पाठ, और वह भी पुनर्पाठ मनोवैज्ञानिक दृष्टि से करने का मुझे आदेश दिया श्रीधरम सर ने, और उनका आदेश मैंने सर आंखों पर लिया, क्योंकि इस बहाने मुझे विद्यापति के पद का पुनर्पाठ करने का एक सुनहरा अवसर मिला है। यदि हम लोग हिंदी साहित्य की बात करें तो 40, 50, 60 के दशक में आकर के मनोविज्ञान की बात आती है, जहां पर हमारे पास जैनेन्द्र का त्याग पत्र आ जाता है। थोड़ा आगे जाते हैं तो अज्ञे की नदी के द्वीप जैसी कविता, या अज्ञे का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी जैसे उपन्यास, इलाचंद्र जोशी का जहाज का पंछी जैसा उपन्यास, और मनोविश्लेषणवाद को हम कुछ लेखकों के साथ चस्पा कर देते हैं कि हाँ ये 10 लोग हैं जो मनोविश्लेषणवादी हैं, ये 5 लोग हैं जिनके साहित्य में आंतरिक परिवेश भी उतना ही सुदृढ़ है जितना बाह्य परिवेश है। लेकिन बात वहीं पर समाप्त नहीं होती है। यदि हम लोग आंतरिक और बाह्य परिवेश की बात कर रहे हैं और जिन नए सिद्धांतों से हम लोग जुड़े हैं, उन सिद्धांतों की दृष्टि से हमें 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी के साहित्य का पुनर्पाठ करना आवश्यक है। और ये इस क्रम में जब मैं विद्यापति के साहित्य को देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि जो मनोवैज्ञानिक फ्राइड विकास का क्रम बताते हैं, वो विकास का क्रम विद्यापति के यहाँ वयः संधि के समय हमें देखने को मिलता है। फ्राइड का सिद्धांत ये कहता है विकास के क्रम में कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले अपने आप से आकर्षण होता है, उसके बाद समलिंगी से आकर्षण होता है, और उसके बाद विपरीत लिंगी से आकर्षण होता है। और विद्यापति ने उसी तरह का चित्रण किया है। अब आप कुछ पदों को याद करें तो जब किशोरी बड़ी हो रही है, किशोरावस्था में है, वहां पर ये कहते हैं कि शैशव जौवन दुहु मिली गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल। और विकास के सिद्धांत के अनुसार नायिका के अंग प्रत्यंग का क्रमिक विकास होता है, जहां पर वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो पक्ष है वो कभी अकेला नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मन विकसित हो जाएगा और शरीर विकसित नहीं होगा। तो शरीर का भी क्रमिक विकास होता है और मन का भी क्रमिक विकास होता है। तो शरीर के क्रमिक विकास को कैसे कहते हैं विद्यापति की, पहिले बदरी सम पुनि नव रंग, दिन दिन अनग अगोरल अंग। ऐसा कहकर कवि फ्राइड की उसी उक्ति का समर्थन करते हैं जिसमें वे मनुष्य के समस्त विकास के केंद्र में काम भाव को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, फ्राइड की अगली जो उक्ति है कि प्रथम आकर्षण स्वयं से, दूसरा समलिंगी से और तीसरा विपरीत लिंगी से होता है। अब कैसे नायिका का प्रथम आकर्षण स्वयं से होता है, देखिए, मुकुर हाथ ले करहि श्रृंगार, सखी पूछै कैसे सूरति बिहार, निर्जन उरज हेरथि कत बेर, हंसथि से अपन पयोधर हेर। दूती नायिका के सौंदर्य का वर्णन कृष्ण के सामने जाकर करती है, और दूती द्वारा नायिका के सौंदर्य का यह वर्णन समलिंगी आकर्षण का उदाहरण है। और जैसे तुलसी कहते हैं कि मोहिन नारी नारी के रूपा, उसके विपरीत दूती नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि पीन पयोधर दूबरी गता, मेरु उपजल कनक लता। फिर आगे दूती कृष्ण के सौंदर्य का जिस प्रकार वर्णन करती हैं वह विपरीत लिंगी आकर्षण को समझने के लिए पर्याप्त है। ए सखी पेखल एक अपरूप, सुनई तमानव सपन स्वरूप, कमल युगल पर चांदक माल, तापर उपजल तरुण तमाल। वयः संधि की अवस्था चिकित्सा विज्ञानियों की दृष्टि से मीनार की पीरियड कहलाता है, और यह अवधि ऐसी होती है जब स्त्री के शरीर में हार्मोन का स्राव बहुत बढ़ जाता है, और उस हार्मोन के प्रभाव से उसके तन और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह नवीन अनुभूतियों को आत्मसात करना चाहती है। पदावली में नायिका के मन के समस्त भावों को किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति पाते हुए हम लोग देख सकते हैं। और वो कौन कौन सी अनुभूतियां हैं? उत्साह, प्रसन्नता और विषाद। मिलन के सुख की अनुभूति तो विरह के इंतजार भरे लंबे समय की पीड़ा। अब विरह में किस तरह का चित्रण विद्यापति करते हैं?
जहाँ विषाद है और विरह के लंबे क्षण हैं। सार सिज बिनु सार बिनु सार सिज की, सार सिज बिनु सूरे, तन बिनु जोबन बिनु तन की, जोबन पिय दूरे। साहित्यिक कृतियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विश्लेषण करते हुए जब हम मनोविश्लेषणवादी दृष्टि से इनकी कविता को देखते हैं, इनके पदों को देखते हैं, तो मनोविश्लेषणवादी दृष्टि से हम 3 विद्वान फ्रायड, एडलर और यूंग के सिद्धांत के हिसाब से विद्यापति के इन सिद्धांतों के प्रकाश में विद्यापति के पदों का अध्ययन करना भी समीचीन जान पड़ता है। फ्रायड मनुष्य के मन की चेतन, अवचेतन और अचेतन परतों में उसकी इच्छाओं का अध्ययन करते हुए कहते हैं कि सामाजिक नियमों और परिस्थितियों के कारण जो काम इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, वे दमित होकर पहले अवचेतन में और फिर अचेतन में समा जाती हैं। ये दमित इच्छाएं स्वप्न में उभरती हैं। विद्यापति की बिरहनी नायिका भी स्वप्न में अपने प्रिय को देखती हैं। सपनों संगम भेल रंग बढ़ाओल रे, से मोरा बीही बिघटाओल नींदो हेरायल रे। एडलर व्यक्ति के जिस अहम और पराहम की बात करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति मान के पदों में हम लोग देख सकते हैं। और मान के पदों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का चित्रण किया गया है, तो विरह के गहरे अवसाद के क्षणों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का चित्रण किया गया है। नायिका विषम परिस्थिति के लिए स्वयं को दोषी ठहराती हुई कहती है, जुग जुग जीवत हूँ बसत हूँ लाख कोस, हमर अभाग हुनक नहीं दोष। यूंग के सिद्धांत के अनुसार वैयक्तिक अवचेतन से ज्यादा बड़ी भूमिका सामाजिक, सांस्कृतिक और जातीय अवचेतन का होता है, और जातीय अवचेतन का ही प्रभाव है कि विद्यापति के पदों से हर व्यक्ति इस प्रकार के जुड़ाव की अनुभूति करता है जैसे वह उसकी स्वयं की अनुभूति हो। नायिका का मन प्रेम से आप्लावित है, परंतु नायक अपनी आजीविका उपार्जन हेतु दूर है। ऐसे में नायिका शिकायत करती हुई कहती है कि मेरा प्रेम पानी पर गिरे तेल के समान फैलता ही जा रहा है, और उनका प्रेम बालू पर गिरे पानी की तरह सूखता चला जा रहा है। परिस्थितियां जितनी दुष्कर होती जाती हैं, नायिका की जो आकांक्षा है और काम की इच्छा है वह उतनी ही बढ़ती जाती है, और तब वह कहती है, मन करे तहां उड़ी जाइया, जहां हरि पाइया रे, प्रेम परस मनी जानी आनी उर लाइया रे। बेमेल विवाह की दोनों परिस्थितियों में नायिका की मन स्थिति का जीवंत चित्रण है। जहां नायिका अल्प वयस है वहां वह भयभीत है, परंतु जहां नायिका तरुणी और नायक बालक है वहां वह निराश और खिन्न है। वह गांव के लोगों से अपने पिता को कहलवाना चाहती है कि जब बालक से बेटी का ब्याह कर ही दिया है तो गाय भी पाल लें और दूध पिलाकर जमाई का पालन पोषण करें। और एक नायिका युवती के साथ साथ जो एक माँ का विरोध है, जिस पर भी संस्कृति ने भी चर्चा की थी, वह पूरी मुखरता से विद्यापति की पदावली में अभिव्यक्त हुआ है। और माँ का विरोध शुरू में वह कहती है कि बरद हाँ की बरियाती बेलायब, धिया ले जायब पराए। और इतने से भी जब उसकी मन स्थिति स्थिर नहीं होती है तो वह कह उठती है कि धोती लोटा पतरा पोथी सेहो सब लेवन छिनाए, आ जो किछु बजता नारद बाभन दाढ़ी धै लेवन घिसियाए। तो स्त्री मनोविज्ञान का जिस विशदता से विद्यापति ने चित्रण किया है, उसका प्रभाव हम कबीर पर देखते हैं, मीरा पर देखते हैं, देव इत्यादि कवियों पर हम लोग इस नारी मनोविज्ञान का प्रभाव देखते हैं। कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी कि जब विद्यापति की नायिका कहती है कि सखी मोर पिया अबहु न आओल कुलिस हिया, यानी उनका हृदय कठोर है जबकि नायिका का हृदय कोमल है। नखर खवाओल दिवस लिखी लिखी। और मैं विद्यार्थियों से बताना चाहूंगी कि वो युग था जब कैलेंडर नहीं होता था, तो स्त्रियां अपने वियोग के दिन में दीवार पर नाखून से एक लाइन खींच देती थी कि आज एक दिन और बीत गया। नखर खाओल दिवस लिखी लिखी, नयन अंधाओल पिया पथ देख। ठीक इसी बात के प्रभाव में कबीर कहते हैं, आखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी हरिया छाल्या पड़िया नाम पुकारी पुकारी। इसी तरह से फिर विद्यापति की जो नायिका है उसकी जो आशा है, आकांक्षा है, वह पूरी नहीं होती है। वो कहती है, आशक लता लगाओल सजनी गे,
नैनक नीर पटाए सजनी गे, से फल अब तरुणत भेल सजनी गे, आचर तर न समाए सजनी गे। और उसको मीरा किस तरह से कहती हैं, असुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। इसी तरह से जो बसंत के शिशु के रूप में वर्णन है, उस दिन आप लोगों को याद होगा अनामिका मैम वर्णन कर रही थी, ठीक वैसा ही वर्णन आपको देव के यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो स्त्री मनोविज्ञान को सबसे पहले विद्यापति लेकर के आए हैं। इसी तरह से पदावली के अतिरिक्त यदि हम इनके कुछ और कृतियों पर दृष्टि डालें तो इनकी जो व्यापकता है, इनकी जो हम व्यापकता की बात देखें तो संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि हम प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं, पिछले 3 दिनों से लिखनावली की बात हो रही है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी में कार्यालय पत्र इत्यादि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका आधार हम लिखनावली से जोड़ सकते हैं। इसी तरह से लिखनावली में जो दास की खरीद बिक्री के प्रसंग हैं उसको हम आज के अस्मिता मूलक विमर्श से जोड़ सकते हैं। उनकी भू परिक्रमा को हम लोग आज के यात्रा वृतांत से जोड़ सकते हैं। उनके नाटकों से हम आज के नाटक को गोरक्ष विजय मणिमंजरी के आधार पर जोड़ सकते हैं। और उनके साहित्य में जो दृश्यात्मकता है उसको हम आज के पटकथा लेखन और सिनेमा से जोड़ सकते हैं। और अब तक विद्यापति के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं और दरभंगा में डॉक्टर श्याम भास्कर हैं, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में भी उनके ऊपर एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम आज हिंदी भाषा और साहित्य में जितने भी पत्र पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सब के बीज हमें विद्यापति के साहित्य में दिखाई पड़ता है। और 14वीं शताब्दी में कवि विद्यापति ने स्त्री के संसार को अपने काव्य का विषय बनाते हुए स्त्री के संसार को जब उन्होंने रचा तब सिर्फ स्त्री के बाह्य संसार को नहीं रचा अपितु उसके आंतरिक संसार को भी उन्होंने रचा है। और एक ऐसा सामाजिक परिवेश जहां जाति वर्ग लिंग का भेद पर्याप्त है। विद्यापति जब कहते हैं कि युवती में जन्म न हो और यदि हो तो उच्च कुल में ना हो, अर्थात कुल जितना ऊंचा होगा बंधन उतने ही कठोर होंगे। अब आप लोग याद कीजिए कि सेवा सदन 1918 में लिखा गया है और सेवा सदन की आलोचना में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि जो उच्च कुल की महिलाएं हैं वो आर्थिक दास्ता दोहरे रूप में झेलती हैं, क्योंकि उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है और वो बाहर निकलकर काम भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन प्रेमचंद ने जो बात 1918 में कही थी उस तरह की बात विद्यापति 14वीं शताब्दी में कह चुके हैं। और राधा के सौंदर्य की जब बात आती है तो विद्यापति उसे कितना सुंदर कहते हैं कि वो कहते हैं कि खिति तल लावनी सार, अर्थात इस पृथ्वी पर जितना सौंदर्य है उस सौंदर्य के सार तत्व को यदि हम देखना चाहें तो हम राधा को देख लें। तो राधा का सौंदर्य अलौकिक है, परंतु विद्यापति की जो राधा है वो एक ग्रामीण स्त्री है और वह एक ऐसी पत्नी है जो पति के वियोग में आर्थिक कारणों से भी मलिन वस्त्र में है। एक तो वियोग की पीड़ा में है, लेकिन पति बाहर परदेश गया है, उसके पास अच्छे वस्त्र नहीं है और इसलिए भी उसकी जो उदासी का कारण है वियोग के साथ साथ आर्थिक अभाव भी है। पति के वियोग में वह दुख से तो श्रृंगार का त्याग करती ही है, हो सकता है कि उसके पास प्रसाधन की सामग्री भी समाप्त हो गई हो। तो इसीलिए आप लोग उस पद को याद कीजिए जिसमें वो कहते हैं कि चांदन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी और एक सरी ठारी कदम तर रे पथ हे रथ मुरारी हरि बिनु देह दगध भेल रे झामर भेल सारी। तो दूसरी साड़ी भी वो नहीं बदल पा रही हैं। और गंगा की बात करें, जब गंगा को भी वो एक माँ के रूप में मानते हैं और गंगा के भी मनोविज्ञान का कितना वो ध्यान रखते हैं, कितनी संवेदनशीलता है विद्यापति के भीतर। वो देखिए कि वो गंगा में अपना पैर रखने से पहले गंगा से क्षमा प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं ना कि बर सुख सार पावल तुअ तीरे छा रही निकट नयन बह नीरे कर जोरी बिन मो विमल तरंगे पुनि दर्शन दई पुन मति गंगे एक अपराध क्षमब मोर जानी परसल पाए माय तू पानी। तो उनकी जो संवेदनशीलता है गंगा को वो माँ के रूप में और माँ की जो मनोवैज्ञानिकता है उसको समझते हुए कि मैं अपने पैरों से आपको स्पर्श कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि 10-15 मिनट के भीतर
विद्यापति के काव्य में स्त्री के मनोवैज्ञानिक पक्ष को समझ सकूं और आप लोगों के बीच अपनी बात रख सकूं। और इस विषय पर यह मेरा पहला प्रयास है और इसका श्रेय डॉक्टर श्रीधरम सर को जाता है और मैं उनकी बहुत आभारी हूं, जिन्हें मेरी क्षमताओं पर मुझसे भी ज़्यादा भरोसा है और वो अक्सर मुझे ऐसे मंचों पर अवसर देते हैं और कहते हैं कि आप कर सकेंगी, आप बोल सकेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ARSG के सभी जो संयोजन समिति हैं, इतिहास विभाग और हिंदी विभाग, IQAC और यहाँ के सभी फैकल्टी, में जहाँ तक नज़र मेरी जाती है तो सभी मेरे मित्र ही हैं और इतने उत्साही विद्यार्थी मेरे बीच हैं और विद्यार्थियों से जुड़ना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर वक्तव्य आप सबने सुना। विभा कुमारी जी ने बहुत ही विस्तार से भी और गहराई से भी हमें संकेत दिए, संकेत ही कहना होगा इस तरह के वक्तव्य को, चूँकि विद्यापति का काव्य संसार इतना विपुल है, इतना विस्तृत है और इतनी ध्वनियाँ वहाँ हैं कि आप उसको एक वक्तव्य में समाहित नहीं कर सकते। लेकिन संकेत बहुत सारे इसमें हैं जिस पर आगे बात हो सकती है, जिस पर आगे काम हो सकता है और जिनको भी साहित्य के क्षेत्र में काम करना है वो उसके लिए एक प्रस्थान बिंदु, डिपार्चर पॉइंट हो सकता है। बहुत बहुत दोनों वक्ता संस्कृति मिश्र ने भी बहुत अलग एंगल से देखा, कुछ मूलभूत प्रश्न उठाए और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही जो मौजूद चीज़ें हैं जो हमारे समय के लिए, जो वर्तमान में बहुत सारी चीज़ें घटित होती हैं, उनकी तरफ, उनसे भी कैसे विद्यापति का काव्य जुड़ता है उसकी तरफ इशारा करते हुए मैं कोर्ट रूम तक ले गई। कहना चाहता था कोर्ट रूम तक घसीट के ले गई लेकिन वो कहना उचित नहीं है। वकील हैं, इस वाक्य के लिए भी एक मानहानि का मुकदमा दायर हो सकता है और विनय कुमार घर जाने के बदले में तिहाड़ में मेरा ख्याल है कि अब बिना किसी बुलावे के अब मुझे ही शुरू करना होगा। ये मेरी बात समझ में नहीं आती है। हमारे यहाँ होता है सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंसेस में आमतौर पे कि जो चेयर करते हैं उन्हें कुछ खास काम नहीं होता है, वो वक्ताओं को इंट्रोड्यूस करते हैं और वक्ता अपनी बात 40 मिनट में रखते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सवाल जवाब, तो वो सवाल जवाब लेते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। बाद में एक प्रेसिडेंशियल रिमार्क 2-3 मिनट का देने के बाद निश्चिंत। तो हम लोग बड़े प्रसन्न होते हैं कि चेयर करना कोई खास बात नहीं है। हमारे यहाँ नंबर जी ने 1.5 घंटे की वो आदत डाल दी है। हाँ, तो मैं जिंदगी में पहली बार वीमेंस कॉलेज में एक बार यूथेनेसिया पे सेमिनार था, मुझे कहा गया कि आपको अध्यक्षता करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप तैयारी से आएंगे। मैंने कहा तैयारी क्या इसमें करनी है, बोलने के लिए तो कुछ भी 2 मिनट बोला जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, आपको आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे का समय आप रखेंगे अपने लिए। मैंने कहा अच्छा। तब जाना कि नहीं, विश्वविद्यालयों में जो अध्यक्ष होते हैं उनका ये महत्व है और अध्यक्षीय वक्तव्य का। ये बात मुझे यहाँ मालूम हुई, अगर ये बात पहले मालूम हुई होती तो मैं वेशभूषा और तैयारी में कुछ ज़्यादा गंभीरता लाता। तो मैं यहाँ से बोलूँगा, वहाँ श्रीधरम जी आप ही बताएं। जहाँ से बोलना, जहाँ से बोलिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग अब थक गए आपको सुनते वहाँ से बात रखूँ इसके पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर। पहली बात तो ये कि मैं विशुद्ध मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ। मैं चिकित्सा विज्ञान का छात्र रहा और मनोचिकित्सा, साइकियाट्री जिसको कहते हैं, मैं उसका विद्यार्थी रहा। तो जो हमारा नज़रिया होता है किसी भी मुद्दे को, किसी भी विषय को, किसी भी संदर्भ को देखने का, वो विशुद्ध मनोवैज्ञानिक नहीं होता है, वो जरा बायो साइको सोशल होता है। हम जब, ये अच्छी बात है कि विद्यापति को पढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि विद्यापति भी मेरी ही जात के हैं, बायो साइको सोशल तरीके से। बायो को पहले लाते हैं, उस पर मैं बाद में बात करूँगा। तो बायो साइको सोशल जो कंस्ट्रक्ट होता है मनुष्य का, मैं उसका विद्यार्थी रहा हूँ। तीसरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं विद्यापति के स्कूली पाठक रहा हूँ। स्कूली पाठक तो समझ ही गए होंगे, कॉलेज में विद्यापति नहीं थे और स्कूल में ही थे, तो विद्यापति का स्कूली पाठक रहा हूँ। और लेकिन कालांतर में उनके पदों का मुग्ध श्रोता हुआ। इतने सारे पद उनके गाए गए हैं और जिसकी आप YouTube पे चीज़ें भरी हुई हैं। मेरी पत्नी को भी बहुत सुनना है, पसंद है विद्यापति को। तो
कई सुबह ऐसी होती है कि हम विद्यापति को सुन रहे हैं और उसमें भावक होता है और चुपचाप अनुभव कर रहा होता है, चाहे आप शिव पार्वती का प्रसंग हो या कृष्ण राधा का प्रसंग हो, जो भी आप उसमें आप बस सब डूबते उतराते रहते हैं। तीसरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं मैथिली समझ तो लेता हूँ, थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ, लेकिन पढ़ने में असुविधा होती है। इसलिए मैं जो यहाँ पे आया हूँ वो, जैसा कि सब लोग श्रीधरम का नाम ले रहे हैं, तो भाई श्रीधरम से की प्रेरणा से आया हूँ और बाबा नागार्जुन से ट्यूशन लेके आया हूँ, क्योंकि वो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। विद्यापति का जो विस्तार है उसको मैं अल्प समय में मैं भी नहीं गुजर सकता था, लेकिन बाबा नागार्जुन ने जो 127-28 पदों का अनुवाद किया है उसमें मेरा ख्याल है कि प्रतिनिधि संकलन के रूप में उसको देखा जा सकता है और उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उसके लिए मैं फुको की तरफ जाना चाहूँगा। फुको ने एक, हालांकि वो शब्द पुराना है, ग्रीक से आया हुआ वर्ड है एपिस्टीम। एपिस्टीम पर उसने बहुत बातें की है और एपिस्टीम उस अवधारणा को कहते हैं, मेरा ख्याल है आप विद्वान लोग बैठे हैं, बहुत लोग जानते ही इस बात को, बस मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि एपिस्टीम जब हम कहते हैं तो एक कालखंड का बोध होता है और उसके साथ साथ उस काल में जो एक मूल स्वर होता है ज्ञान की परंपरा का, ज्ञान की समझदारी का, और जो एक दृष्टिकोण होता है चीज़ों को देखने परखने का। डार्विन के पहले एपिस्टीम कुछ और था, डार्विन की स्थापना के बाद एपिस्टीम चेंज कर गया। उसी तरह से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, अध्यक्ष हूँ इसलिए मैं थोड़ा भटकते हुए बात को वहाँ तक पहुँचना चाहूँगा, तो मैं भटकाव की अनुमति मांगता हूँ। मैं उदाहरण देना चाहूँगा रचनात्मकता से, क्रिएटिविटी से, कि जब रचनात्मकता की बात हम करते हैं तो जितने भी प्राचीन काल में हम गुजरते हैं, बहुत पहले के समय में जब जाते हैं, तो जितनी भी संस्कृतियां हैं, जितने भी धर्म हैं, हर जगह पे क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को माना गया है कि वो एक डिवाइन एट्रीब्यूट है। सिर्फ ईश्वर ही रच सकता है, ईश्वर ही दे सकता है, या कोई लिखेगा भी तो ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से ही लिखेगा। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, ये आपने यहाँ भी, लेकिन भारत में थोड़ा अंतर रहा है सोचने के तरीके में। हमने क्रिएटिविटी को कहा था नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा, अवेकेंड सैपियंस। तो अवेकेंड सैपियंस की अवधारणा थोड़ी सी भारत में अलग परिस्थिति रही है, लेकिन सारी दुनिया में आपका आमतौर पर, लेकिन यहाँ भी सरस्वती की प्रेरणा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, और सरस्वती एक डिवाइन अवधारणा है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। थोड़ा हमारे यहाँ क्लासिफिकेशन भी रहा कि सरस्वती जरा संभालेंगी कलाओं का संकाय और विश्वकर्मा जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट संभाल लेंगे, तो हमारे यहाँ थोड़ा इस तरीके से भी एक डिवीजन होने की बात रही उसमें। लेकिन जब रेनेसां आया, जब ह्यूमनिज्म का दौर आया, और जब माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची जैसे पॉलीमैथ, बहुआयामी व्यक्तित्व आए, तब लोगों को लगने लगा पश्चिम में कि नहीं, रचना ईश्वर का काम तो है, लेकिन मनुष्य भी रचना करता है, और वह सिर्फ इमिटेट नहीं करता है। कुछ चीजें नहीं थी और वो चीजें बन गई नए सिरे से। ईश्वर ने ऐसा नहीं किया था, मनुष्य ने ऐसा किया, तो उसके बाद मनुष्य पे बात आ गई। अब देखिए कैसे रेनेसां के बाद कैसे पूरा का पूरा एपिस्टीम चेंज करता है। फिर उसके बाद विश्व युद्ध होते हैं, चीजें बदलती हैं, मानव अधिकारों की बात आती है, डेमोक्रेसी की अवधारणा आती है पूरी दुनिया में। तो अब इस अवधारणा के आने के बाद ये जो माना जाता था रेनेसां के बाद कि गिफ्टेड जीनियस ही, इमैनुअल कांट ने बड़े अच्छे से लिखा है इस पे कि गिफ्टेड जो जीनियस हैं वही रचनात्मक चीजें कर सकते हैं, और वो रहस्यात्मक होती हैं, वो खुद में नहीं समझते हैं शेक्सपियर ने कैसे लिख दिया और तुलसी ने कैसे लिख दिया। लेकिन उसके बाद का जो दौर आया तो पूरा का पूरा एपिस्टीम चेंज कर गया। कैसे चेंज कर गया? क्योंकि तब लोगों ने माना कि नहीं, हर आदमी कुछ कुछ करता है भाई, वहाँ भी एक नयापन है, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेमोक्रेटाइज कर दिया गया। और मैं उस विस्तार में जाऊँगा तो आधा घंटा लग जाएगा, मैं केवल संकेत कर रहा हूँ कि अच्छे से खाना बनाना को भी क्रिएटिव एक्ट में माना गया, गार्डनिंग को भी क्रिएटिव एक्ट में माना गया। कृष्णमोहन जी की बार बार चर्चा आ जाती है, इनकी तरह सुंदर दिखना भी क्रिएटिव एक्ट में आ गया। और जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि
अगर आप व्याख्यान कोई सुन लेते हैं, मान लिया किसी का, और उसके बाद आपके कॉन्विक्शंस में, आपके सोचने के तरीके में परिवर्तन अगर आ गया, तो वो भी एक क्रिएटिव एक्ट है। और उसके साथ शेक्सपियर और आइंस्टीन जैसे महान लोगों ने जो बड़ा काम किया वो तो है ही। तो ये एपिस्टीम का जो ऐसे एपिस्टीम चेंज करता रहा है, तो विद्यापति जी का जो एपिस्टीम था उस समय, उसको हम कैसे देखेंगे? दरअसल कोई भी कवि हो, वो ना अपने काल से बच सकता है ना त्रिकाल से बच सकता है। जो छोटा कवि होता है वो काल को ज़्यादा देखता है, बड़ा कवि त्रिकाल से बीतता है, उसके काव्य से तारों की धूल भी झड़ती है। तो कहने का मतलब ये कि विद्यापति से जब हम गुजरते हैं तो हम विद्यापति को सिर्फ उनके काल तक महदूद करके नहीं सोच सकते हैं। विद्यापति में एक त्रिकालिक अवधारणा के रूप में भी देखिएगा, उसमें त्रिकाल बोलता है और उसको भी देखने की जरूरत है। बस साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं, शायद चूक हो जाए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि विद्यापति के काव्य में ही रीतिकाल के बीज हैं। पता नहीं आप लोग समझ सकते हैं इस बात को? मैं पहली बार सोचा तो मैंने सोचा मैं पहली बार सोच रहा हूँ, फिर लगा कि नहीं, प्रोफेसर लोग पहले इस पर लिख चुके होंगे बहुत कुछ। तो उनमें वो बीज भी दिखता है, वो भक्तिकाल में आते हैं। बाकी भक्तिकाल के कवियों में इस तरह से श्रृंगारिकता नहीं है भी तो बड़ी महीनी से है। तुलसी के यहाँ या बाकी के यहाँ भी अगर जाते हैं तो सौंदर्य हर किसी के काव्य में है। तो विद्यापति का जो एपिस्टीम है वो कैसे बनता है? भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हो चुका था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और घटनाएं भी घटी थी। क्या? सहजयान हो चुका था, और सहजयान जो बौद्ध धर्म का जो अंतिम जो यान है, उस यान की बात कीजिए। और हवलदार त्रिपाठी सहृदय की किताब में मैंने पहली बार पढ़ा था उस पर कि कैसे सहजयान में विचलन आया। वज्रयान से ही शुरू हो गया था, कैसे सहजयान में विचलन आया और कैसे एक तरफ दार्शनिक ऊंचाई जा रही थी, एक तरफ बहुत सहजता आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा जो सेक्सुअल कॉम्पोनेंट था वो उसमें आ रहा था, और तांत्रिक क्रियाएं बहुत आ रही थी, और जो था वो बहुत कुछ विभत्स। दिनकर जी संस्कृति के 4 अध्याय बड़े अच्छे से लिखते हैं कि बिहार के अलग अलग इलाकों में जो झोपड़ियों में सहजयानी साधक थे, उनको गांव के लोगों ने मार मार के भगाया। बौद्ध धर्म के पतन पर जब बात करते हैं तो वहां भी इशारा करते हैं। कहने का मतलब ये कि कविता में देह बहुत अलग तरीके से आ चुकी थी, भोगवादी तरीके से आ चुकी थी सहजयान के माध्यम से। और गीत गोविंद में का की जो पृष्ठभूमि है, गीत गोविंद में भी जो सौंदर्य का वर्णन है उसको आप सिर्फ भक्ति के रूप में नहीं देख सकते हैं। मैं कहीं मेरे एक मित्र बता रहे थे बड़े अच्छे से इस पर, कि मैं उनसे ट्यूशन पढ़ता रहता हूँ, प्रोफेसर है मगध विश्वविद्यालय में। उन्होंने कहा था कि अरे इसी पे तो कहा था रामचंद्र शुक्ल ने कि भाई आजकल आध्यात्मिक चश्मे बहुत सस्ते बिकने लगे हैं, जैसे आजकल धर्म के चश्मे बहुत सस्ते बिकने लगे हैं पूरी दुनिया में। खैर, तो आध्यात्मिक चश्मे वाली बात। और सब तो गीत गोविंद को भी आप विशुद्ध रूप से आप आध्यात्मिक काव्य नहीं कह सकते, और विशुद्ध रूप से आप विद्यापति को भी आप आध्यात्मिक नहीं कह सकते। विद्यापति में एक मिश्रण है। तो ये जो था, इसके साथ साथ उनकी कविता, जब चूंकि आगे जो कुछ बातें कहूँगा कुछ अप्रिय भी हो सकती हैं, कि वो सामंतवाद का ही दौर था। और एक अनोखी बात थी मिथिला के क्षेत्र में कि मेरा ख्याल इस पर चर्चा हो भी चुकी होगी कि पूरे वहाँ एक स्वतंत्र राज्य था, और वहाँ के राजा जो कर्नाट वंश के बाद जो ओइनिवार ही कहते हैं उनको ना, ओइनिवार जो थे, तो उन लोगों ने एक स्वतंत्र सत्ता बनाई थी, और अगल बगल के जो सत्ता जो सल्तनत थे, उन सल्तनत का मोर्चा भी वो लिया करते थे। तो ये एक अलग बात थी। तो एक कहने का मतलब ये कि वहाँ एक वातावरण था कि एक सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है, सत्ता बलशाली है, सत्ता पुरुष है। अब ये पुरुष तत्व की का महत्व आप कविता में कैसे कैसे वो चीजें बेधती हैं, इस पे गौर किया जा सकता है। तो वो एक था वहां पे। और विद्यापति जी को राजाश्रय प्राप्त था, और राजाश्रय की अपनी सुविधाएं होती हैं और अपनी दुविधाएं भी होती हैं। इसलिए उनके जो नायक होते हैं वो कृष्ण तो होते हैं, लेकिन राजा सिंह से भी होते हैं कई बार। जब आप कहते हैं कि इस रहस्य को सिर्फ राजा शिव सिंह ही जानते हैं, ये अलग बात है कि हो सकता है दोनों में मैत्री थी। राजा शिव सिंह जरूर ऐसा कुछ करते होंगे जिसका रहस्य विद्यापति जानते होंगे, और अगली सुबह मजा लेने के लिए भरे दरबार में चिकोटी काटने के लिए, मिथिला के लोग ऐसे भी चिकोटी काटने में बड़े उस्ताद होते हैं। मैं तो मागध हूँ और मैं लड़ता झगड़ता रहता हूँ उन सब से। और
हालांकि मैंने यह भी कामना की है कि अगले जन्म में अगला जन्म हो, जो कि नहीं होता है, अगर हो तो मेरा विवाह मिथिला में हो। तो चिकोटी काटते रहते हैं पूरी तरह। और ये जो विद्यापति का ये सारा का सारा सहयोगी कारक क्या थे, उनका एपिस्टीम कैसे बना, ये एक बड़ी खास बात है। और विद्यापति के काव्य पर जब भी हम लोग विचार करेंगे तो हम लोग इस एपिस्टीम पे को ध्यान में रखेंगे। दूसरी जो अवधारणा मेरे दिमाग में आई विद्यापति को पढ़ते हुए, वो ये कि जो तंत्र में अवधारणा है मूलाधार और सहस्रार की, इसको जरा हम एक्स्ट्रापोलेट करें, बहिर्वेशित करें। दरअसल ये जीवन में भी है। हर व्यक्ति, अब उसको फ्राइडियन कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ मैं, जरा उतनी मैं बहुत मनोवैज्ञानिक या बहुत कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी बेस्ड न हो करके मैं उसको सहज और बोलचाल की भाषा में उसको रखना चाहूँगा कि तो कुल मिलाकर के जीवन में भी यही होता है कि हम मूलाधार से सहस्रार की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर ब्रेन में कहीं कोई पैथोलॉजी हो जाए, कोई लीजन हो जाए, कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, तो फिर विचलन हो जाता है और बात अलग होती है। तो जीवन में भी ये होता है, कविता में भी होता है। आप बहुत ही विमर्श मूलक या बहुत ही चिंतन परक कविताएं आप हारे को हरिनाम आप नहीं लिख सकते थे, आपको रसवंती से ही शुरू करना पड़ेगा। उर्वशी, अब बिना उर्वशी से गुजरे हुए आप हारे को हरिनाम लिख नहीं सकते थे। तो ये जो पूरी ट्रेजेक्ट्री है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अब मैं फिर क्रिएटिव प्रोसेस पे आऊंगा कि तरह से क्रिएटिव प्रोसेस जो है वो मूलाधार से सहस्रार की यात्रा है। कैसे? फ्रॉइड कहते हैं कि कच्चा माल कहां से आता है? अचेतन से, अनकॉन्शियस में। जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी चीजें दब गई हैं, वो वहां से आएंगी। जो आपने देखा उसको दबा लिया, जो आपने सुना उसको दबा लिया, या फिर सब कॉन्शियस में, अवचेतन में जो आपने पढ़ा लिखा उसको सजा लिया। और वो चीजें जब आप क्रिएटिव मोमेंट में होते हैं तो सतह पे आती हैं, आपके चेतन में आती हैं। लेकिन ये श्रम साध्य कार्य है। इसके लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? लिबिडो से। जनेंद्र जी ने कहा था पत्नी घर में प्रेयसी मन में, बड़ी लंबी श्रृंखला थी रामा क्या भाई नहीं कि पत्नी, ये हम नहीं, जनेंद्र जी कहते हैं, सुनिए बाकी लेखक इस पर क्या कहते हैं। कुछ लोगों ने कहा था, जिन लोगों ने नहीं कहा था उनके जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं रही होंगी। तो कहने का मतलब ये कि जो पूरी अवधारणा है वो वहां से आती है, लिबिडो वहां से, लिबिडो जो है वो ऊर्जा देने का काम करती है। और फिर एगो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है जो कि उसको सबलाइन बनाता है, उदात्तीकरण करता है उसका, फिर सुपर ईगो उसको संपादित करता है। हो गई, मूलाधार से बात शुरू हुई और सहस्रार तक पहुंच गई। तो सभ्यता में भी यह अवधारणा है। आप देखिए, कम से कम भारतीय सभ्यता की मैं बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, और जाहिर है कि इसमें हिंदू धर्म से जो जुड़ी चीजें हैं उससे ही बात कर पाऊंगा, क्योंकि भारत में मूल रूप से वही हमारा मूल दर्शन है। उसी दर्शन का प्रभाव बहुतों पे है, ज्यादातर। बाकी चीजों पर तो अलग से बात हो सकती है। तो यहां भी आप देखिए, जब कृष्ण की पूरी जीवन यात्रा को देखिए, कृष्ण मूलाधार से शुरू करते हैं और सहस्रार तक पहुंचते हैं। कृष्ण की पूरी यात्रा मूलाधार से सहस्रार की है। ये एक टिपिकल हम लोग का जो जीवन है ना, उसकी बात करने वाला ये पूरा का पूरा रूपक है। राम के यहाँ ऐसी बात नहीं है। राम के यहाँ जो है वो सब सहस्रार का ही मामला है, वहीं पे सारी चीजें रहती हैं। कभी कभी वहां से वो इधर उधर होते हैं, कभी सीता का श्रृंगार कर रहे हैं, कभी कुछ बालीवध जैसा कुछ प्रसंग कर दिया, या कहीं छोटी मोटी और जिसको लोग चूक कहते हैं वो करते हैं। तो जिसको मैं कहता हूँ कि वो टैक्टिकल पॉलिटिकल समरसॉल्ट था राम का। वो टैक्टिकल पॉलिटिकल समरसॉल्ट करते हैं, लेकिन वो सूरदास के पंछी की तरह बहुत जल्दी अपने उसी सहस्रार वाले जहाज पे वापस लौट आते हैं। तो ये राम का पूरा जो है वो पूरा का पूरा सहस्रार वाला है। विद्यापति के काव्य में भी अगर देखते हैं तो विद्यापति के काव्य में मूलाधार से सहस्रार की यात्रा आपको दिखेगी। अब मैं ये अध्ययन करना मेरे लिए भी बाकी है कि उनकी कविताओं का कालक्रम क्या रहा, कब उन्होंने क्या लिखा। इस दृष्टिकोण से इस पर सोचा जा सकता है। लेकिन कवि के साथ मुश्किल ये है कि कवि ऑर्डर में जाएगा, लेकिन कवि में डिसऑर्डर सबसे अधिक होता है।
वो आज मूलाधार से सहस्रार पहुंचा और उसके बाद फिर कहीं नजर फिसली, कोई स्मृति ने आकर सताया और फिर मूलाधार पर सरक के चला आया। तो कवियों में ये संकट है, खतरा है। कवि हूं, समझता हूं, कवियों का इलाज किया है, समझता हूं कि कहां कहां पे विचलन होता है और कैसे लोग फिसलते गिरते हैं। तो ये एक विद्यापति को इस दृष्टिकोण से भी देखने की जरूरत है कि कैसे वो इस संदर्भ में जो भारतीय दर्शन है और भारतीय दर्शन के भीतर जो एक मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान के संदर्भ में कैसे विद्यापति ने अपनी रचना की है। ये जो बहस है भक्त कवि बनाम प्रेम कवि, तो विद्या कवि अगर शुद्ध भक्त होते तो स्त्रियों से बच के निकल सकते थे, लेकिन कोई कवि स्त्रियों से कैसे बच के निकल सकता है? लैंगिक तत्वों से तो टकराना ही पड़ेगा उसको। भाई ऐसा है कि पुत्र भी, सोच के देखिए कि बेटा भी माँ को देखता है, अगर उसकी माँ सुंदर है तो उसको अच्छा लगता है। मुझे याद है कि बेटा, मेरे पुत्र की शादी का रिसेप्शन का वीडियो चल रहा था, तो एक सीन आता जिसमें मेरी पत्नी बहुत खास तरीके से हंसती हैं। बाप बेटा देख कहा, बेटा ने कहा देखिए पापा मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। मुझे शिवाजी का प्रसंग भी याद आ रहा है कि उनके पास एक जो औरंगजेब के सिपा सालार को जो हराया और उसकी बेगम को लाया गया उनके दरबार में, तो उन्होंने देखा और देखते रहे। तो उसने कहा शिवाजी तुम भी? तो उसने, शिवाजी ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी माँ तुम्हारी इतनी सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर होता। तो सौंदर्य को इस रूप में भी देखा जाता है। तो विद्यापति कैसे उससे जा सकती थी? दरअसल इसके से मुक्ति भी नहीं है। विद्यापति कैसे मुक्त हो सकते थे? मुझे गिरिंद्र शेखर बोस याद आ रहे हैं। बड़ी हस्ती थे हिंदुस्तान के, बड़े मनोवैज्ञानिक, ऐसे मनोवैज्ञानिक जो फ्राइड के साथ पत्र व्यवहार भी किया करते थे और उन्होंने फ्राइड को कुछ बातें सिखाने की कोशिश भी की थी। फ्राइड जो कहते थे कि लड़कों में कैस्ट्रेशन एंजाइटी होती है, लड़कों को लगता है कि मुझे माँ, बेसिकली वो लड़का कॉम्पीट करता है बाप से माँ के संदर्भ में, लगता है कि बाप मुझे कैस्ट्रेट कर देगा और मेरे साथ ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, और तो इस डर से वो माँ की तरफ भागता है। कुछ इस एंगल से देख रहे थे वो उसको, जो इडिपस कॉम्प्लेक्स की जो बात है उसमें, तो कैसे माँ से जो मेरा अटैचमेंट है, माँ से लगाव है। लेकिन गिरीश चंद्र बोस उसको बहुत अलग तरीके से कहते थे। वो ये कहते थे कि दरअसल होता क्या है कि बच्चा जब माँ से, कोई भी बेटा या बेटी माँ से अलग होने के बाद ये फील होता है कि हम उससे निकल गए, अलग हो गए। तो बेटियां क्या है कि पानी से निकलकर पानी ही रहती हैं, तो पानी को मिलने में दिक्कत नहीं है। इसलिए माँ बेटी में चाहे जो हो, वो जो संबंध, यहाँ बहुत सारी बेटियां हैं वो महसूस कर सकती हैं कि पानी से पानी का अलग होना, माँ से मिलना, फिर पानी से पानी का मिलना ही है। लेकिन लड़का का क्या होता है, वो समुद्र से निकलता है और क्या होता है कि वो महादेश हो जाता है, देश हो जाता है, गांव हो जाता है साइज के हिसाब से, तो वो ठोस हो जाता है। तो इसलिए वो हमेशा तड़प होती है। इसलिए जीवन भर पुरुष के हृदय में स्त्री के लिए तड़प रहती है। विद्यापति के काव्य में वो जो एक पानी की पुकार है वो बहुत गूंजती है, बहुत गूंजती है, बहुत ज्यादा गूंजती है। कई बार इतना ज्यादा गूंजती है कि आप रात में उसको पढ़ने के बाद आसमान के नीचे टहलने लगे और सितारों की धूल इकट्ठा करने लग जाएं। कई बार ये स्थिति होती है। ये उनके एंगल से मैं पढ़ते हुए मुझे ये महसूस हुआ। लेकिन जो पढ़ते पढ़ते जो मुझे लगा, तो एक बात लगी, क्या है कि मुझे डर है, अगेन मिथिला के बहुत सारे लोग हैं और जीवन पे संकट है, बावजूद इसके मैं कहना चाहूंगा कि विद्यापति का जो गेज है वो मेल गेज है। श्रीधरन जी माफ कीजिएगा, आप ही नेता हैं। तो जो विद्यापति का जो गेज है वो मेल गेज है, वो पुरुष की दृष्टि से उन्होंने ज्यादातर देखा है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ पूरी तरह से, मूलतः वो मेल गेज है, एक बात। दूसरी बात कि मनोविज्ञान तक पहुंचने के लिए तनोविज्ञान से गुजरना पड़ता है। विद्यापति के काव्य में स्त्रियों के मनोविज्ञान तक पहुंचने के लिए तनोविज्ञान से तक पहुंचना पड़ता है। डेवलपमेंटल स्टेज है, उस पर भी बहुत अच्छे उदाहरण उसमें दिखते हैं विद्यापति के काव्य में। फिर जो बहुत सारे एप्रहेंशंस उस एज में पैदा होते हैं, वो यूंगियन साइकोलॉजी में इसको कहते हैं आइडेंटिटी या का बनना, है ना, इंडिविजुएशन। तो पूरा उसमें दिखता है कि राधा और कृष्ण दोनों का इंडिविजुएशन हो रहा है। कृष्ण भी कृष्ण की तरह बन रहे हैं, राधा भी राधा की तरह बन रहे हैं। अगर एक बैठ के पूरे पे महाकाव्य लिखते तो मेरा ख्याल है कृष्ण को नए जो विद्यापति कृष्ण करते वो नया कृष्ण होता,
और जो राधा होती वो बिल्कुल नहीं राधा होती, क्योंकि वो जिस तरीके से कर रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि वो जो 28 पद हैं उसमें राधा की तैयारी, राधा को रचने की तैयारी ज़्यादा है, कृष्ण को रचने की तैयारी ज़्यादा है, रचा नहीं गया है ठीक से, बहुत सारे गैप्स हैं। शायद विद्यापति उसको और अच्छे तरीके से कह पाते। कुछ चीज़ें हैं जो एक बड़ा ही जवान लोगों से मुखातिब होना पड़ेगा। उसमें एक कविता में एक पंक्ति आती है, मृणाल, मृणाल कहते हैं कमल की नाल को, मृणाल तो कमल का जो डंठल होता है उसको कहते हैं मृणाल। तो एक कविता में पंक्ति में कहते हैं कि मृणाल टूट कर भी नहीं टूटता, प्रेम को परिभाषित करते हुए कहते हैं। बात सही है, प्रेम अगर हुआ है तो टूटेगा नहीं, सूख जाएगा तब भी नहीं टूटेगा, सूखने के बाद भी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसको स्मृति रहेगी उसके भीतर और उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपने जब जहां जैसा जितना प्रेम किया है वो सब आपके भीतर एक मृणाल की तरह जीवित रहेगा। इतना सुंदर बिंब, और उसके माध्यम से वो अपनी बात कह जाते हैं। फिर नदी पार करने का मेटाफर एक जगह उनकी एक पद में आया है, 2-3 जगह मुझे दिखा उसमें, और वो बड़ा यूनिवर्सल मेटाफर बन गया है। कई बार ये लगता है कि आज जो हम लोग तारीफ करते हैं गुलजार साहब की कि जोगिया जाना है और नाव है और ये और वो है, ये सब उधर से ही। या जो भोजपुरी गीतों में जो चर्चा अभी चल रही थी कि बच्चा मेरी शादी कर दी, कम उम्र के लड़के से कर दी गई है, जरा दूध भी गाय दे दो ताकि दूध पिला के जवान करें। मालिनी अवस्थी ने जो भोजपुरी लोकगीत गाया है उसकी जड़ भी विद्यापति में नहीं। विद्यापति ने समाज में बहुत सारी शरारतें छोड़ गए हैं विद्यापति समाज में जिसपे आगे आप अलग अलग उड़ान भर सकते हैं। दूसरी बात, एक बड़ी अनोखा एक प्रसंग आता है उसमें कि ये 53-54 वाले पद में है, उसमें एक मोमेंट आता है कि मिलन के बाद सब कुछ हो गया है रात में, तो सुबह में स्त्री कहती है कि अब तुम जाओ, बाहर जाओ, धूप में जाओ, प्रकाश में जाओ, काम पे जाओ, निकलो, मुझे छोड़ दो। ये बड़ी, मुझे अपना एक मघी का एक गीत याद आया जिसमें कहती है नायिका कि सूरज बदरा में आगल थीन अब सजरिया से हमरा जायदा। उसमें एक पंक्ति आती कि देखो दीदी सिकड़िया बजा दे थी, ननद ने आकर के सिकड़ी बजा दी है, हमको अब से सजा दे दो। अब मनोविज्ञान इसमें नहीं है कि स्त्री जाना चाहती है कहीं, स्त्री अपने साथ होना चाहती है। श्रृंगार का क्षण हो या अभिसार के उपरांत जो एक थकान हो उसका क्षण हो, वो क्षण वो अपने साथ बिताना चाहती है, उसकी अपनी निजता का क्षण है। विद्यापति के श्रृंगार पर तो मैं वर्णन तो किसी कोई भी मुग्ध हो सकता है, किसी को लग सकता है कि थोड़ा ज्यादा वल्गर भी हो रहे हैं बहुत जगह पे, लेकिन जब ये पंक्ति आती है तो माफ कर देने का मन करता है, बिल्कुल माफ कर देने का मन करता है कि ये जो बारीक सी समझ है, उसके बाद स्त्री की निजता का इतना सम्मान। उसी तरह से एक पद संख्या 75 है जिसके बारे में संस्कृति ने बहुत अच्छे से वो पद रखा था, और मैं उसका उस पर थोड़ी सी बात जरूर कहना चाहूंगा, वो मैं ढूंढ रहा हूं। हाँ, जिसके बारे में था कि जन्म होए जनु जौ पुनि होई, जुबती भये जन्मय जनु कोई। यानी इसका कि अच्छा है कि कोई पैदा ना हो, अगर पैदा हो तो लड़की ना हो, अगर लड़की हो तो युवती ना हो, युवती हो तो रसवंती ना हो, रसवंती हो तो अच्छे खानदान की ना हो। विधाता मैं तुमसे मृत्यु मांगती हूँ, साथ ही बात का ध्यान रखना कि अंतिम क्षणों में भी मेरे मन को चंचल न बनाना। ये सब ठीक है, लेकिन अंत में क्या है, स्वामी मिले, चतुर मिले, रसिक मिले, लेकिन मेरा प्यार कभी पराधीन ना हो। अगर पराधीन भी हो तो इतना ध्यान रखना कि प्रेमी विचारवान हो, प्रेमी के अंदर विवेक हो, तो नारी को क्या कमी। पूरी साइकोलॉजी स्त्री के मनोविज्ञान पर एक पद के भीतर इतने संकेत एक साथ, उसमें समय भी है, समय की विडंबना भी है, अत्याचार भी है, उसमें जात पात की मर्यादाएं भी हैं, और जो उसकी जो मर्यादाओं के उल्लंघन के खतरे हैं वो भी उसमें है। एक स्थायित्व की कामना, स्त्रियां चाहती हैं कि स्थायित्व हो, स्थायित्व की कामना, तो स्थायित्व की कामना एक ऐसा पति मेरे घर पर हो, लेकिन
क्या है ना कि अमेरिका में जाने पे आज होता है कि पूछता है कि आपकी शादी कब हुई थी, 40 साल पहले, तो अभी भी उन्हीं के साथ हैं, तो हाँ उन्हीं के साथ हैं। ओह हाउ बोरिंग। तो ये जो जो चक्कर है ना उनका, ये जो है विद्यापति के यहाँ इसका भी स्कोप है कि भाई पिज्जा खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या अच्छी जगह खाना, मतलब ठीक ब्रांड खाना, पेट खराब नहीं हो, तबीयत खराब नहीं हो, पकड़ में नहीं आओ, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन विद्यापति साथ में, विद्यापति तो अंदर से मैथिल थे, मैथिल ही थे, तो उन्होंने कहा कि लेकिन अगर सब हिम्मत जुटालोगे तो सब निकल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। यानी चाहो तो यू कैन क्रॉस ऑल द स्टेजेस एंड यू कैन रीच अप टू द स्टेज ऑफ एडल्ट्री एज वेल हैप्पीली। ये पूरा का पूरा जो प्रसंग है ये अपने आप में, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत सारे उसमें पद भी हैं। और एक पंक्ति जो आती है कि पत्नी या नायिका पति के मन पर अभिसार के दाग पढ़ लेती है, शरीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मन पर अभिसार के दाग पढ़ लेती है, शिकायत करती है। तो विद्यापति कहते हैं उस समय के हिसाब से, ये बहुत आज के हिसाब से संस्कृति बोलेगी कि नहीं, गलत बात है, कि भाई अगर अपराध बड़ा हो पति का तो मौन रह जाना चाहिए, तो विवाह निभ जाता है। हमारे समय की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, हमें पता था कि फलाना काका फलाना चाचा ने कौन से गुल खिलाए थे, और काकी चुप रह गई थी, परिवार चलता रहा, जीवन चलता रहा, बच्चे पढ़ लिख के बड़े बन गए। अगर कोर्ट में चले गए होते तो कोई कहीं का नहीं रहता, कोई कहीं का नहीं रहता। तो ये विद्यापति कहते हैं। लेकिन तब है कि आज की तारीख में कुछ लोग इसको कुछ पुरुष भी एक्सेप्ट करते हैं और कुछ स्त्रियां भी एक्सेप्ट करती हैं, डॉक्टर हूँ, साइकियाट्रिस्ट हूँ, और लोग आकर के अपनी कहानियां साझा करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि इसके हाँ ठीक है, इट्स ओके, मैंने माफ कर दिया है, वो पता है मुझे, लेकिन उसके सामने बोलती नहीं हूँ, वही कहता बोलता नहीं हूँ, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, इट्स ओके। जॉन स्टुअर्ट मिल के लाइफ में जो हुआ है, मैं उस पर कभी मौका मिला तो ज़्यादा अच्छे से बात कर पाऊंगा, कि पति ने कहा था कि ओके तुम लोग बहुत साथ हो तो अच्छा लगता है, तो मिल सकते हो प्लेटोनिक लेवल पे। तो प्लेटोनिक लेवल पे अपनी पत्नी को मिलने के लिए भेजते थे। आगे की बातें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बाद में मर गए पति, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने शादी की और फिर दोनों साथ रहे। तो लेकिन जो सबसे आखिरी बात, जो आखिरी 5-10 मिनट 5-7 मिनट टाइम आ रहा है, आखिरी पड़ाव पे जो मैं आना चाहूंगा वो ये कि विद्यापति के यहाँ भी जो कंट्रोल है, वो पावर सेंटर है, वो शिष्ट नहीं है। अगर हम लकां और फ्रायड दोनों को जोड़ के बात करें, क्योंकि लकां फ्रायड के ही फॉलोअर थे, और जाहिर है कि उसमें थोड़ा लिंग्विस्टिक और थोड़ा फिलॉसफी ज़्यादा घुसेड़ दिया है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, और लोग उसको अभिनव गुप्त से कहाँ से जोड़ करके बड़ी बड़ी बातें लिखते रहते हैं। लेकिन मूलतः अवधारणा उतनी ही है, और उससे तो वहाँ जो एक लैंगिक अवधारणा जो है वो वही है। तो पावर सेंटर वही है, फैलस। और उसका एक पद में बड़ा सुंदर निरूपण है। शिव जी कहते हैं, गौरी कहती है शिव जी को कि भाई नाच, आप नृत्य करिए। तो शिव कहते हैं कि देखो नाचने का खतरा है, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो नाचूंगा मैं तो अमृत की बूंदें झरेंगी, तो जो बाघंबर है वो पड़ेगा तो बाघ जिंदा हो जाएगा, और जब जिंदा हो गया तो जो मेरा बैल है उसको खा जाएगा। सांप जो गले में है सरक के नीचे गिर जाएगा। कार्तिकेय का मयूर है, उसको खा जाएगा। तब ये गणेश पैदा नहीं हुए थे शायद, वरना ये बता रहा है गणेश के पैदा होने के पहले का है ये, तो वरना सांप चूहा को खा जाता। तो कार्तिकेय का मयूर जो है वो उसको खा जाएगा। गंगा जो जिसको मैंने धारण कर रखा, ये धरती पे गिरेगी तो बाढ़ आ जाएगी, और जो गले में मुंडमाल है ये गिरने से स्मशान बन जाएगा सब तरफ। अब ये बताओ कि ऐसा दृश्य बनेगा, तुम तो भाग जाओगी, और भाग जाओगी तो मेरा नृत्य कौन देखेगा? कहने का मतलब ये कि पावर कहाँ है? शिवलिंग के पास पावर, उसी के पास है, शक्ति केंद्र वही है। इसीलिए शायद विद्यापति का मेल गेज है। शिवभक्त विद्यापति के पास मेल गेज जो है वो शायद इसीलिए, या मेल गेज की जो प्रधानता है, जो उसकी प्रमुखता है, वो इसीलिए है। लेकिन विपरीत रति के 2-3 प्रसंग आते हैं जो मैंने पद पढ़े, उसमें विपरीत रति इक्वल पार्टनरशिप के लिए है। वुमेन ऑन टॉप, उसको बच्चे जो नहीं समझेंगे, सेक्स की बात हो रही है, सभी एडल्ट हो गए हैं, सेक्स एजुकेशन अलाउ होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर रहा हूँ, और अच्छी भाषा में उससे बात होनी चाहिए, और अच्छे से बात होनी चाहिए, और चीज़ों को समझना चाहिए। तो उसमें इक्वल पार्टनरशिप की बात होती है। और यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन फ्रायड क्या भी नहीं होती, तब जाना पड़ता है फ्रांस, लका के पास जाना पड़ता है। और लका इसको, जो स्त्रियों का जो प्रेम है उसको बहुत अलग एंगल से देखते हैं।
लका कहते हैं कि भाई एक तो जो है तीन कंपोनेंट, तीन लेवल पे बात करते हैं, तीन कंपोनेंट की बात करते हैं, एक सिंबॉलिक, दूसरा इमेजिनरी और तीसरा रियल। सिंबॉलिक क्या है? सिंबॉलिक ये है कि ये जो सोशल नॉर्म्स होते हैं या जो लैंग्वेज, जो भाषा, क्योंकि भाषा अपने आप में एक नॉर्म है, भाषा अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, भाषा अपने आप में एक प्रवाह है, भाषा अपने आप में एक जातीय स्मृति है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस है। तो भाषा और जो सोशल नॉर्म्स है ये रचते हैं सिंबॉलिक को। तो लड़कियों का जो प्रेम है, इस लड़कियां जो प्रेम करती हैं तो उसमें ये कंपोनेंट्स रहेंगे जरूर, लेकिन इसके अलावा इमेजिनरी भी विद्यापति के पदों में खूब दिखेगा कि आपको जो चाहिए उसको आप प्रोजेक्ट करते हैं अपने, और जो प्रोजेक्शन है वो प्रेमी में देखते हैं। तो ऐसा विद्यापति के यहाँ दिखता है कई बार कि कृष्ण जो है वो ऐसे कृष्ण है जिसको राधा का प्रोजेक्शन उसमें दिखता है, यानी राधा कृष्ण को गढ़ रही है। ये इमेजिनरी। कोई भी प्रेम होता है उसमें इस प्रोजेक्शन की बहुत अहमियत होती है। अब मैं मरी जब शादी की बात चली थी, मुझे तस्वीर दिखाई गई तो मैंने कहा था कि अच्छा इसमें ना मौसमी चटर्जी थी ना, वैसी ठुट्टी तस्वीर में दिख रही, चलो शादी कर लेते हैं। तो इतनी सी बात से ये क्या था, जैसे प्रोजेक्शन। विद्यापति देखते हैं कि उसमें कई बार दिखता है कि राधा की तरफ से ये प्रोजेक्शन उसमें है। लेकिन एक और जो कंपोनेंट है इमेजिनेशन के बाद वो है रियल। रियल क्या है? जिसको ना भाषा पकड़े, ना सोशल नॉर्म्स पकड़े, और ना प्रोजेक्शन पकड़े, ना साइकोलॉजी पकड़े, कुछ ना पकड़े। वो जो है शुद्ध आनंद, उसको कैसे कहिएगा? महेश कटारे उपन्यास लेखक हैं, वो उनका एक वीडियो किसी ने शेयर किया था जिसमें वो कह रहे हैं कि पेंटिंग तो बना सकते हो भैया सब चीज की, लेकिन एक शेर कह रहा हूं बना दो पेंटिंग इसकी। क्या पेंटिंग? क्या वो शेर था कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। कहोगे गुलाब बना देंगे, गुलाब से होठ बना देंगे, सो तो ठीक है, गुलाब तो बना दोगे, होठ भी बना दोगे, की सी कैसे बनाओगे? की सी, जो की सी की जो बारीकी है वो कविता में ही आएगी, है ना? तो उसी तरह से जो ये जो उसका जो एक रियल है, उसको कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो सबसे पकड़ में नहीं आती हैं, वो अलग होती है, पूरी तरह से अलग होती है। और उसके लिए वो एक शब्द गढ़ते हैं, जॉय से मिला हुआ फ्रेंच वर्ड है, और पूरे लिटरेचर में वो चीज आती है उसी रूप में। उसको कहते हैं जुइसेंस, JOUISSANCE, जुइसेंस। अब क्या है कि ये जो जुइसेंस है ये बहुत ही अनोखी चीज है। और जो लोग भी प्रेम में होते हैं, एक वीडियो देखा था कभी, एक पुरुष और एक स्त्री बहुत बूढ़े हैं, दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा है, और जो विजुअल्स थे इतने साफ थे, दोनों के चेहरे पे जो थोड़ी देर हाथ पकड़े, दे बोथ रीच द स्टेज ऑफ एक्सटेसी, चरम आनंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं सिर्फ हाथ पकड़े। अब उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसको आप कहां से पकड़ेंगे? वहां पे बॉडी उस तरह से है कहां? तो ऐसे उदाहरणों से समझा जा सकता है उसको। और उसको भी वो कहते हैं कि भाई ये जो एसेंस तो है, लेकिन दो तरह के होते हैं। एक होता है फैलिक, यानी जो इंटरकोर्स में मेल फीमेल जो फील करते हैं वो फैलिक है, लेकिन जो फेमिनिन जो एसेंस है वो ऑलमोस्ट मेटाफिजिकल, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल, इस लेवल पे चीजें होती हैं। यानी ये पुरुष हो या स्त्री, दोनों इसको महसूस कर सकते हैं। तो विद्यापति के काव्य को पढ़ते हुए विद्यापति के यहाँ सौंदर्य तब ज्यादा मुखर होता है जब आप इस ज्यूसेंस को, फेमिनिन ज्यूसेंस का अनुसंधान आप करते हैं। मेरा ख्याल है कि ग्रियर्सन को पढ़ते हुए, ग्रियर्सन जब विद्यापति को पढ़ रहे होंगे तो शायद उनको यही वाला फील हो गया होगा, उन्होंने कहा होगा कि नहीं सब भक्ति है, सब अध्यात्म है, हालांकि वो है नहीं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा विद्यापति के ही एक पद की चर्चा से, और वो है बहुत ही मेटाफोरिकल पोएट्री है ये, बहुत ही मेटाफोरिकल। और ये किसी भी कवि के के पास ऐसी कविताएं कम ही होती हैं, तो विद्यापति के पास भी ये कविता बहुत अनोखी है। वो कहते हैं, मैं कविता पढ़ते हुए बात खत्म करूंगा, कि तड़ित लता सब जलद समारल आतर सुर सरिधारा। अनुवादी पढ़ रहा हूं कि सखी मैं तुमसे क्या कहूं, समझ में नहीं आ रहा है।
मैंने सपना देखा या प्रत्यक्ष की कोई बात भी बतला नहीं सकूंगी। समय और स्थान के फासले के बारे में कुछ नहीं कह सकती। विद्युत की लताओं के तले बादल विराजमान था और बीच में गंगा की धारा थी। अब आप चित्र बनाइए इस पर। आप तड़ल तिमिर शशि सूर सरासल चौदिस खसी पड़ू तारा, है ना, कि चंचल तिमिर ने शशि और सूर्य को ग्रसित कर लिया था। तारे टूटकर गिरे और चारों ओर छितरा गए। एक बिंब ऐसा बन जाए जीवन में कृष्णमोहन भाई, रमा गया भाई तो क्या बात है ना, है ना। और आसमान नीचे आ गया, पहाड़ उलट गए। अब इसमें देह और मन गड्ढमड आपको दिखेगा सब। धरती डगमगा गई, समीर प्रबल वेग से चलने लगा और भौरे शोर करते रहे। फिर यहां मैथिल जाग गया, भौरे शोर करते रहे। और उसके बाद है क्या कि प्रणय पयोधि जलधि तन झांपल ई नहीं जुग अवसान। प्रलय प्रेम के इस समुद्र में जो जल पैदा हुआ, इसमें शरीर डूब गए, लेकिन ये युग का अंत नहीं था, ये युग का अंत नहीं था। फिर अंत में खुद कहते हैं कि इन विपरीत बातों का भला कोई क्या विश्वास करेगा। ये जो उलटबांसी है, मुझे लगता है कबीर ने उलटबांसी पढ़ ली थी क्या इनकी। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। लगातार मैं आपको परेशान करता रहा फ़ोन कर करके, और आपकी व्यस्तता के बावजूद मैंने जिद की और आप आए। मुझे कल तक भी लग रहा था कि कहीं फ्लाइट आपकी कुछ न कुछ हो जाए, लेकिन विलम्ब रात में आ गए, तो बहुत आभार आपका। और इस सत्र में जो आप दोनों ने, संस्कृति जी ने जो अलग एक कानूनी नज़रिए से चीज़ों को देखा समझा, और विभा जी ने मनोवैज्ञानिक, एक साहित्यिक मनोविज्ञान, एक साहित्यिक अध्येता जो मनोविज्ञान को देखता है। आपके पास इतने पद हैं कि बहुत ही शानदार आलेख बनेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार।